हेलो दोस्तों, रक्षा सुरक्षा वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। ये है विज्ञान का दूसरा लेक्चर। मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च हो गया है, ये है इसकी पहली न्यूज। अब बात करना है कि लॉन्च करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कब की थी। 15 अगस्त को की थी। ये डेट आपको याद रख लेनी है कि 15 अगस्त को मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है इसका पहला सफल परीक्षण। ये कब हुआ? ये 24 अगस्त को हुआ। कहाँ से हुआ? उड़ीसा में आपका जो स्थान है चांदीपुर, वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया। और इस सफल परीक्षण को अंजाम देने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? डीआरडीओ ने। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 24 अगस्त उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया, जिसको स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नाम दिया गया है। इसी को हम कह रहे हैं मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक, अब इसमें कई सारे जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट शामिल हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये सारी मिसाइलें वगैरह क्या करेंगी कि जैसे मान लो कहीं पर भी, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, अब इस प्यारे भारत के ऊपर कहीं पर भी कोई दुश्मन घात लगा के हमला करने की कोशिश करेगा हवा के माध्यम से, तो ये मिसाइलें जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, वो सरफेस से क्या करेगी? हवा में जाएगी और दुश्मन की जो मिसाइल होगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। वेरी शॉर्ट रेंज वाली क्या करेगी? वेरी शॉर्ट रेंज वाली, कोई बहुत पास आ गया टारगेट मान लो, तो वेरी शॉर्ट रेंज वाली क्या करेगी? उस टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगी। हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन क्या करेगा? उसने लेजर से ट्रैक कर लिया कि यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, उसकी एनर्जी को ट्रैक कर लिया। अब ये क्या करेगी? अब ये अपने लेजर का प्रयोग करेगी उस मिसाइल को ट्रैक करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए। अब वो मिसाइल कुछ भी कर ले, चाहे किसी भी सीमा में चली जाए, उसका जो लेजर आधारित वेपन होगा वो हमेशा उसका पीछा करता रहेगा और उसको जब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा तब तक वो उसको पीछा करता ही रहेगा। यानी ये टारगेट को किल किए बिना वापस नहीं आएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं INS अर्नाला को। 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत। अब ये क्या करेगी? पनडुब्बी रोधी मतलब ये पनडुब्बियों को नष्ट करेगी। जैसे सागर है, सागर के बहुत ही नीचे कोई पनडुब्बी है, तो उससे इसे मतलब नहीं है। इससे मतलब है उथले जल वाली। उथले जल वाली मतलब जो बहुत गहरे जल के अंदर मौजूद नहीं है, उथले जल में मौजूद है। मतलब जल है, जल में यहीं पर बैठी हुई है ये, और यहाँ पे पोत जा रहा है। अब ये पोत इसको पहचान लेगा कि भाई यहाँ पे एक सबमरीन बैठी हुई है, हमने इसे नष्ट करना है। तो ये क्या करेगी? पनडुब्बी रोधी INS अर्नाला पनडुब्बी को नष्ट करने का काम करेगी। गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने इसको बनाया है। सहयोग लार्सन एंड ट्यूब्रो ने किया है। जलावतरण इसका 2022 में हुआ था और 8 मई 2025 को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया और नौसेना ने इसे 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम, यानी भारत का जो पूर्वी कमान है, उसको क्या कर दिया? वहाँ पर इसको कमीशन्ड कर दिया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि विशाखापत्तनम में इसको कमीशन्ड किया गया है। और अगर नौसेना के कमान की बात आए तो आप याद रखना कि पूर्वी कमान को ये कमीशन्ड की गई है। अब हम लोग अर्नाला के बारे में देख लेते हैं। अर्नाला का नामकरण महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा, अर्नाला द्वीप जो महाराष्ट्र में है, उसको रणनीतिक समुद्री महत्व दिया गया था, इस कारण से इसका नाम अर्नाला रख दिया गया। और बहुत सारी जो सबमरीन्स, एंटी सबमरीन्स हैं, जो वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट हैं, वो अर्नाला श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं इसकी। अधिकतम गति 25 नॉटिकल मील प्रति घंटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीजल वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली द्वारा इसका संचालन होता है और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। अभय, अभय का क्या हुआ है? अभय का हुआ है जलावतरण। इसका भाई साहब जलावतरण हुआ है अभी। ठीक, तो ये अभी नौसेना को नहीं सौंपा गया है। 25 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के निकट LNT के कटपल्ली शिपयार्ड में जलावतरण हुआ है। बाकी सारी चीज़ें किसके हिसाब की हैं? वैसी ही हैं जैसी INS अर्नाला की हैं। ये देख लो आप, 8 जहाज़ों वाली ASWSWC। ठीक, ASW मतलब एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर ये श्रृंखला का 7वां पोत है। तो 7वें पोत का नाम क्या है? अभय। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सीधा मामला यहाँ पे देख लेते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत 2019 में समझौता हुआ था। 2000 में गार्डन रीच बिल्डर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों के साथ जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने समझौता किया। अब समझौता करने के बाद अर्नाला श्रेणी की 8 पनडुब्बियां बनाने की बात की गई, सॉरी सैलो वाटरक्राफ्ट बनाने की बात की गई, और माहे श्रेणी की 8 बनाने की बात की गई कि हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट चाहिए। तो 8 वाटरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, एक अर्नाला श्रेणी के अंतर्गत, एक माहे श्रेणी के अंतर्गत। पहले इन्हें दोनों को अभय श्रेणी के नाम से जाना जाता था। अब एक का निर्माण माहे का कोचीन कर रहा है और अर्नाला का
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कर रहा है। अब देखो अर्नाला श्रेणी में कौन कौन बने हैं, अर्नाला, एंड्रोथ, अंजीदीप, अमीनी, अग्रे, अक्षय, अभय, अजय, जिसमें से आपको याद होना चाहिए कि जो अर्नाला है और एंड्रोथ है ये नौसेना को सौंप दिए गए हैं, और ये अभय भाई साहब हैं, अभी इनका जलावतरण ही हुआ है, अजय आगे आएंगे जिनका जलावतरण होना है, ठीक। और यहाँ पे माले, माहे, माहे श्रेणी है तो माहे, मालवण, मंगरोल, मालपे, मुल्की, मगदला, मछलीपत्तनम, और इसके 8वें वाटरक्राफ्ट का नाम अभी क्लियर नहीं है, जब हो जाएगा तब हम लोग उसको भी देख लेंगे। अब ये रुद्रास्त्र ड्रोन देख लो, देखो एक है रुद्रास्त्र ड्रोन और एक है रुद्रास्त्र मालगाड़ी, दोनों देख लो आप लोग, एक मालगाड़ी है और एक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का भी नाम रुद्रास्त्र है, जो उत्तर प्रदेश के एक जगह है वहाँ के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से कहाँ तक चली है, झारखंड के गढ़वा तक, ठीक। 4.5 किलोमीटर लंबी ये क्या है, एक मालगाड़ी है रुद्रास्त्र। और दूसरा है रुद्रास्त्र ड्रोन, स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, डिजाइन और निर्माता एरोस्पेस लिमिटेड है। तो ड्रोन है तो ड्रोन एयर में उड़ेगा, तो एरोस्पेस ने इसका निर्माण कर दिया, ठीक। तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य जो ड्रोन होगा वो कहाँ चमकेगा, वो जैसलमेर में चमकेगा, तो जैसलमेर में सूर्य चमक गया। फिर इसके बाद हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता का ड्रोन है ये, तो ये क्या करेगा, हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ मतलब ऐसे हवा में उड़ेगा, और अगर ये इसको उतरना होगा तो सीधा लैंडिंग कर देगा, ऐसे नहीं कि इसको लैंडिंग करने के लिए ये पाथ का अनुसरण करना पड़ेगा, सीधा भाई साहब लैंडिंग हो गया ये, ठीक। तो हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एवं लैंडिंग, तो दोनों क्षमताएं रखता है ये, ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमताएं रखता है, जो हेलीकॉप्टर एवं विमान दोनों की क्षमताएं रखता है। जैसे मान लो अब अगर हमें आपको ऐसे लैंड करवाना है किसी चीज़ को, तो उसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर इस तरीके से करवाना है तो फ्यूल कम लगेगा। तो जैसे मान लो तुरंत हमें किसी स्थान पे उतारना है, हमने तुरंत इसको उतार लिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। 170 किलोमीटर से अधिक की कुल रेंज तथा लगभग 90 मिनट की उड़ान क्षमता ये रखता है। मध्यम ऊंचाई तक एयरबस्ट बॉल हेड ले जाने में सक्षम है ये, तो मध्यम ऊंचाई तक क्या करेगा, बॉर हेड ले जा सकता है, 90 मिनट की इसकी उड़ान क्षमता है। भार्गवास्त्र क्या है, स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली, स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली है, तो ड्रोन को रोधेगी ये। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने पनडुब्बी रोधी देखी थी, अब ये ड्रोन रोधी देख रहे हैं। ड्रोन रोधी कौन है, भार्गवास्त्र है। रुद्रास्त्र क्या है, रुद्रास्त्र ड्रोन है, ड्रोन का नाम है रुद्रास्त्र, और भार्गवास्त्र क्या है, स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली है, ये ड्रोन नहीं है भार्गवास्त्र, ठीक। ये है ड्रोन को काउंटर करने वाली एक सिस्टम। सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने किया है। अब देखो, अब आप याद कैसे करोगे, सोलर ग्रुप की एक कंपनी थी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये ड्रोन का निर्माण कर रही है, और सोलर ग्रुप की एक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, वो ड्रोन रोधी प्रणाली, मतलब ड्रोन को एक्सप्लोड करना है ना, तब तो ड्रोन रोधी प्रणाली माना जाएगा इसको, काउंटर ड्रोन, काउंटर करना है यानी एक्सप्लोड करना है, तो एक्सप्लोसिव लिमिटेड याद हो गया आपको। अब ये इसका परीक्षण उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सी वार्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, उसका जैसलमेर में हुआ था, उसका जैसलमेर में परीक्षण हुआ था, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो उड़ पा रहा है सही से कि नहीं उड़ पा रहा है, ठीक। तो जिसका परीक्षण किया जा रहा है वो पाकिस्तान वाली सीमा के पास है, यानी जैसलमेर, और जो ड्रोन रोधी प्रणाली हम लोग बना रहे हैं वो वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो उड़ीसा के तट पे कर रहे हैं, बचने के लिए, समझने के लिए, ताकि वहाँ ट्रैक न किया जा सके हमें। विशेषता, यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी के दुश्मन के छोटे छोटे ड्रोनों को ट्रैक करने में सक्षम है, 6 किलोमीटर से अधिक दूरी से, एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस है, ठीक। और ये नाम कहाँ से पड़ा इसका, कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध एक दिव्यास्त्र प्रयोग किया था जिसका नाम था भार्गवास्त्र, ठीक, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया भार्गवास्त्र। अब हम लोग अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास आईकीमी को देख लेते हैं, 2025 में हुआ। 13 से 18 अप्रैल 2025 को तंजानिया के दार एस सलाम में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, भारत सहित इसमें 11 देश हैं, सह मेजबानी भारत और तंजानिया ने की। अब इसमें कौन कौन से देश हैं ये देख लो आप, इरिट्रिया है, जिबूती है, ठीक, इरिट्रिया और जिबूती हैं। इसमें सीड कंट्रीज आप देख लो, सीड में एक है सोमालिया, एक है इथोपिया, एक है इरिट्रिया और दूसरा है जिबूती। अब इसमें इरिट्रिया और जिबूती तो हैं, लेकिन सोमालिया और इथोपिया नहीं है। इस अभ्यास में सोमालिया और इथोपिया नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अगर ऑप्शन बनाएगा कि निम्न अभ्यास में कौन शामिल नहीं था, तो वो ऐसे ही करेगा कि इरिट्रिया जिबूती हैं, तो सीड कंट्रीज देख लो, सोमालिया और इथोपिया इसमें नहीं है। पहली बात आपको ये पता चल गई। फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, कोमरोस है, सेशल्स है, यानी जितने भी द्वीपीय देश हैं
मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस सारे इसमें शामिल है। तंजानिया में हो रहा है तो तंजानिया शामिल है, और तंजानिया का बेस्ट फ्रेंड केन्या शामिल है। इसके अलावा तंजानिया ने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, न इन्होंने जाम्बिया को बुलाया, न इन्होंने बुरुंडी को बुलाया, न डीआरसी को बुलाया, न इन्होंने रवांडा को बुलाया। जिस जिससे इनकी सीमा लगती है उसमें से केवल और केवल अपने बेस्ट फ्रेंड केन्या को बुलाया है। इनके सबसे खास रिश्तेदार हैं केन्या भाई साहब, ठीक। तो तंजानिया ने केन्या को बुलाया, अपने आसपास के और किसी देश को नहीं बुलाया। सीड कंट्रीज में केवल इरिट्रिया और जिबूती को बुलाया। बाकी साउथ अफ्रीका भाई समुद्री अभ्यास है, तो समुद्र से लगी सीमा वाली कंट्री जरूरी थी, तो साउथ अफ्रीका सबसे मजबूत कंट्री अफ्रीका में। फिर ये सारे द्वीपीय देश। तो ये चीज़ आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें 10 देश शामिल हैं। तो भैया हमें पता है 10 देश कौन से हैं। मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, ये सब क्या हैं? ये सब द्वीपीय देश हैं। दक्षिण अफ्रीका वहाँ का मजबूत देश है। केन्या इनका सबसे खास पड़ोसी है। फिर इसके बाद कोमोरोस भी द्वीपीय देश है, और जिबूती, इरिट्रिया ये सीड कंट्रीज में है, जिसमें से सोमालिया को और इथोपिया को इन्होंने नहीं बुलाया है। और अपने पड़ोसी देशों में देखो जाम्बिया को नहीं बुलाया है, ठीक। ये चीज़ आप याद रख लेना। आइकिमी संस्कृत शब्द एकता का प्रतीक है, जो इस अभ्यास के पीछे निहित अफ्रीका भारत एकजुटता और साझेदारी की भावना को दर्शाता है। ये अभ्यास हुआ कब? 13 से 18 अप्रैल 2025, यानी अप्रैल के महीने में ये अभ्यास हुआ था। थोड़ा ये भी देखते हुए चलना। 2 चरणों में संचालित हुआ, एक हार्बर चरण, एक सी चरण। हार्बर चरण कहाँ पे हुआ? हार्बर चरण हुआ तंजानिया में, और सी चरण हुआ हिंद महासागर में। बस इतना याद रखना है, बाकी सब याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। भारत द्वारा गया कौन पोत? आईएनएस चेन्नई गया और आईएनएस केसरी गया, ठीक। तो आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी ये गए हैं यहाँ पर। भारतीय निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई था, और लैंडिंग शिप टैंक बार्ज आईएनएस केसरी था, जो इस अभियान में गए थे। इंडियन ओशन शिप सागर पहल, अब इसी मिशन के बीच इंडियन ओशन शिप सागर पहल शुरू कर दी गई। अब ये क्या है? इस अभ्यास के समानांतर भारत ने एक पहल शुरू की, इंडियन ओशन शिप सागर नामक पहल, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक। ये पहल की गई है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए। 10 वर्ष पूरी होने पर संचालित की गई है। अब देखो, आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होगे, कंफ्यूजन दूर कर लो। 2015 में एक पहल भारत के द्वारा शुरू की गई सागर, ठीक। अब इसके 10 वर्ष पूरे हो गए इस बार। उसी के उपलक्ष्य में इंडियन ओशियन शिप सागर करके एक पहल और शुरू कर दी गई, ताकि जो इंडियन ओशियन के रीजन है, हिंद महासागर के रीजन है, उन सागरों में सबके लिए सुरक्षा और विकास की एक रणनीति स्थापित करना, ताकि यहाँ पर सुरक्षा रहेगी तो शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो भारत क्या बनेगा? भारत महाशक्ति बन जाएगा। सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर अप्रैल 2025 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार सैनिक अड्डे पर हिंद महासागरीय पोत सागर के रूप में आईएनएस सुनैना को भी हरी झंडी दिखाई थी। तो कारवार नौसैनिक अड्डा कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। यहाँ से उन्होंने एक महासागरीय पोत, हिंद महासागरीय पोत सागर को हरी झंडी दिखाई, आईएनएस सुनैना। हिंद महासागरीय पोत सागर के रूप में आईएनएस सुनैना को हरी झंडी दिखाई। अब हम लोग देख लेते हैं MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल और एक उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है। ये निर्माण इसका DRDO द्वारा कर रहा है, इजराइल एयरोस्पेस के सहायता से। तो MRSAM रक्षा प्रणाली जो भारत के द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण जिसका किया गया, किसकी सहायता से बनाई जा रही है? इजराइल की सहायता से बनाई जा रही है। कहाँ से इसका परीक्षण हुआ? ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ। तो देखो, आपने एक कंसेप्ट समझ लिया होगा कि जितने भी रक्षा प्रणाली वाले मामले हैं वो ज़्यादातर उड़ीसा से हो रहे हैं, और जितने भी हमें अपनी ताकत दिखानी है तो वो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? कहीं जैसलमेर से कर रहे हैं, कहीं मतलब ऐसे क्षेत्रों से कर रहे हैं जहाँ पर हमारी सीमाओं के पास तनाव व्याप्त है। लगभग 70 किलोमीटर रेंज इसकी क्षमता होगी। अब तटीय गश्ती पोत, अब देखो गश्ती पोत हम लोग कहाँ घुमाएंगे? गश्ती पोत NGOPB यार्ड 3040, अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत यार्ड 3040 के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है, और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इसको बनाया है। तो अपतटीय गश्ती पोत, गश्ती यहाँ पे शाह आ रहा है, और यहाँ पे शिप बिल्डर्स लिमिटेड गार्डन रीच है। तो अपतटीय गश्ती पोत कौन बना रहा है? गार्डन बना रहा है, क्योंकि आप गश्त कहाँ करोगे? आप गश्त करोगे गार्डन में, तो गश्त गार्डन। 11 अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण की बात चल रही है। 11 अपतटीय गश्ती पोत बनाने हैं अपन को स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए। 2023 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, इनके बीच में समझौता हुआ, मतलब अलग अलग समझौता हुआ। तो रक्षा मंत्रालय के कुछ गार्डन रीच बनाएगा, कुछ गोवा बनाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, गा से गश्ती, गा से गोवा और गा से गार्डन।
तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, और क्या बना रहा है, गस्ती पोर्ट बना रहा है। कितने बना रहा है, 11 बना रहा है। तो गा सब कुछ गा से हो गया, 11 है गस्ती, गोवा, गार्डन, खत्म। अब स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण हो गया। दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट है ये। अब देखो फ्रिगेट, अपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी, जैसे फ्रिगेट है, इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लो, एक मिनट आप लोग समझ लो। एक होता है फ्रिगेट, एक होता है कॉर्वेट, एक होता है डेस्ट्रॉयर। जो शिप वगैरह होते हैं उनमें ही कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लो। एक होता है एम्फीबियस, एक होता है एम्फीबियस आपका, एक होता है सबमरीन, सबमरीन के बारे में आप जानते ही हो, और एक होता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कुल मिला के पोत जितने भी होते हैं नौसेना के अंतर्गत यही सारी चीज़ें होती हैं। एक फ्रिगेट बोला जाता है, एक कॉर्वेट बोला जाता है, एक डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, एक एम्फीबियस बोला जाता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक सबमरीन। फ्रिगेट क्या होते हैं, फ्रिगेट छोटे हल्के पोत होते हैं जो आसपास चलने वाले अपने पोतों की रक्षा करते हुए चलते हैं। कॉर्वेट भी क्या होता है, कॉर्वेट भी एक बड़ा सा पोत चल रहा है, एक बड़ा सा जहाज जा रहा है, अब जहाज की रक्षा के लिए कॉर्वेट बना दिए गए छोटे छोटे। तो ये भी क्या होते हैं, हल्के पोत होते हैं, मजबूत होते हैं, और अपने आसपास की जो वो रहते हैं जहाज, उनकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। डिस्ट्रॉयर क्या होता है भाई, नष्ट करने का काम करता है। सामने से अगर कोई वो आ रहा है खतरनाक शत्रु, तो डिस्ट्रॉयर का मूल काम होता है शत्रु के जो जहाज हैं उनको नष्ट करना। एम्फीबियस क्या होता है, एम्फीबियस सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियस ये सबसे ज़्यादा मजबूत है। भारत के पास पहले था एक एम्फीबियस जलाश्व, ठीक, जल घोड़ा, ठीक, तो जलाश्व था। अभी वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मजबूत होते हैं, सबसे भारी होते हैं, सबसे वजनी होते हैं। और एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें आपने INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का नाम सुना होगा। तो विक्रमादित्य और विक्रांत इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब इनके ऊपर ये इतने विशाल होते हैं कि इनके ऊपर एक हवाई जहाज भी आके रुक सकता है, प्लेन भी आके रुक सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सबमरीन होती हैं, आपको पता है सबमरीन सुरक्षा करने के लिए होती हैं। आपने अगर एक मूवी नहीं देखी हो तो INS गाजा देखिएगा, सॉरी गाजा देखिएगा। गाजा मूवी है एक, पाकिस्तान का जो डेस्ट्रॉयर वो था उसको नष्ट कर दिया था हमारे INS ने, ठीक। तो ये मूवी बहुत अच्छी है। और एक होता है क्रूजर। देखो क्रूजर बहुत महंगे, इनका मतलब रखरखाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अभी ये केवल रूस और अमेरिका के पास हैं, बाकी दुनिया ने इनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, भारत ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक, ठीक। तो ये सारे होते हैं फ्रीगेट। अब फ्रीगेट का मतलब क्या है, फ्रीगेट का मतलब आप समझ गए कि फ्रीगेट क्या होगा, सहायता करने के लिए छोटे छोटे जहाज़ों का जो बेड़ा होगा, जहाज़ों के बेड़ों की रक्षा करने के लिए हम फ्रीगेट उसके साथ में भेजेंगे। और स्टील्थ फ्रीगेट है, स्टील्थ फ्रीगेट का मतलब है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब भारत में निर्मित दूसरी स्टील्थ फ्रीगेट है तपस्या। तपस्या को प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत निर्माण किया जा रहा है, रूसी तकनीकी हस्तांतरण एवं सहयोग से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अब देखो इसमें तपस्या में आ गया, इसमें भी आ गया। तो तपस्या रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। और ये क्या है, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है। और ये जो स्टील्थ फ्रिगेट है वो किस समझौते के तहत बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है 1135.6 प्रोजेक्ट के तहत। ये बस इतनी ही बातें इसमें आपको याद रखनी है, इसके अलावा बाकी चीज़ें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकतम गति 28 नॉटिकल मील होती है। और ये भीम की गदा के नाम से, भीम की गदा था तपस्या, उसके कारण इसका नाम रख दिया गया है। इस अनुवर्ती श्रृंखला का भारत में निर्मित पहला युद्धपोत कौन था, त्रिपुट। तो त्रिपुट था पहला युद्धपोत। ये भी क्या है, स्टील्थ फ्रिगेट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब प्रोजेक्ट 1135.6 में ये जो तपस्या है और त्रिपुट है ये भारत में निर्मित है। तपस्या और त्रिपुट भारत में निर्मित हैं, लेकिन जो दो युद्धपोत हैं, तुशिल किसने बना दिया, तुशिल और तमाल बनाया है रूस ने। कालिनग्राद में, रूस की एक जगह है कालिनिनग्राद, वहाँ भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। यानी ये तुशिल और तमाल ये स्वदेशी नहीं है, तपस्या और जो त्रिपुट है वो स्वदेशी है, लेकिन ये स्वदेशी नहीं है। तमाल और तुशिल ये रूस के यांतर शिपयार्ड कालिनग्राद में बने हुए हैं 1135.6 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही। अब आपको एक चीज़ आराम से याद कर लेनी है कि एक भाई साहब प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट 1135.6। अब देखो प्यार से समझना, इसमें कुछ बनाए जा रहे हैं स्वदेशी और कुछ बनाए जा रहे हैं रूस द्वारा, ठीक। स्वदेशी में भी रूस का सहयोग है, केवल सहयोग कर रहा है रूस, और स्वदेशी में भारत में निर्मित हो रहे हैं।
वो कौन है जो भारत में निर्मित हो रहे हैं? आपको पता है जो भारत में निर्मित हो रहे हैं उनमें एक का नाम है त्रिपुट और दूसरे का नाम है तपस्या। रूस द्वारा जो बन रहे हैं उनमें एक का नाम है तुशिल और दूसरे का नाम है तमाल। और भी बनाए जा रहे हैं, तलवार श्रेणी के अंतर्गत और भी बनाए जा रहे हैं। तो ये बस आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 1135.6। और ये बना क्या रहा है? ये स्टील्थ फ्रिगेट बना रहा है, ठीक। और भारत में इसको निर्मित कौन कर रहा है? यहाँ पे भारत में निर्मित कौन कर रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कर रहा है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बाकी सारी बातें बोल बच्चन है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तमाल देख लेना, पौराणिक युद्ध हथियार तलवार, इंद्र की तलवार को कहते थे तमाल, ठीक। आईएनएस वर्षा देखते हैं हम लोग। अब ये आईएनएस वर्षा आपको लगेगा कोई यान है, कोई विमान है, पता नहीं क्या है, लेकिन आप ये याद कर लो अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। ये नौसैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा आईएनएस वर्षा नौसैनिक अड्डा है भाई साहब, ठीक। रामबिल्ली में नौसैनिक अड्डा बना दिया गया, उसको बोला जा रहा है आईएनएस वर्षा। तो ये रामबिल्ली में बन रहा है। रामबिल्ली कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये आईएनएस वर्षा भारत की पूर्वी तटरेखा पर निर्मित किया जा रहा है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसको प्रोजेक्ट वर्षा कह रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आईएनएस वर्षा रखा गया है। तो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत ये बनाया जा रहा है। हुआ ये था कि जो चाइना है, चाइना ने अपने हैनियन आइलैंड है चाइना में एक, ठीक। चाइना ने क्या किया कि अपने हैनियन आइलैंड में, हैनियन आइलैंड कहाँ पे है? ये साउथ चाइना सी में। अब साउथ चाइना सी में भारत ने देखा कि बहुत सारे गोपनीय नौसैनिक अड्डे चीन ने बना के रखे हैं। ये अपना भारत था प्यारा, ठीक। अब इस प्यारे भारत में ये आपका अंडमान निकोबार वाला रीजन है। अब जैसे ही इसको पार करते हो आप लोग, कौन सी चाबी है यहाँ पे? कौन सी चाबी है यहाँ पे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी चाबी है यहाँ पे। उसको पार करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, साउथ चाइना सी में प्रवेश करते हैं। तो यहीं साउथ चाइना सी में इन्होंने अपना कुछ अड्डे बना के रखे हैं चाइना ने। कौन से द्वीप पे? हैनियन आइलैंड पे। तो इसके जवाब देने के लिए भारत ने क्या किया? इसका जवाब देने के लिए भारत ने रामबिल्ली आंध्र प्रदेश के पास में प्रोजेक्ट वर्षा के तहत अपना खुद का एक नौसैनिक अड्डा बनाने का प्रस्ताव दिया और अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा इसका खुलासा कर दिया। अब गोपनीय था तो उसका खुलासा क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि चाइना थोड़ा सा तहजीब में रहे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े, SSBN परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां एवं SSN परमाणु हमला पनडुब्बियों को आश्रय स्थल प्रदान करना, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में ये कमीशन हो जाएगा आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली ग्राम के निकट। अब ये रामबिल्ली के बारे में देख लेना। न्यूक्लियर सबमरीन बेस के लिए जाना जाता है। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण हो गया। तो उत्कर्ष का क्या हुआ है? जलावतरण। बहुउद्देशीय पोत है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बहुउद्देशीय पोत? बहुउद्देशीय पोत का मतलब क्या होता है? कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। कई सारे उद्देश्य मतलब अगर लड़ाई लड़नी हो भाई लड़ाई लड़ देगा, अगर भाई से बोलोगे कि भाई सामान पहुंचाना है भाई सामान पहुंचा देगा। ये आपके एक दोस्त की तरह है, पूरा फुल उत्कर्ष पूरा दोस्त की तरह है। आप जो भी बोलोगे वो भाई साहब करके दे देगा आपको, बेस्ट फ्रेंड है ये अपना। भारतीय रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। L&T वॉरशिप डिजाइन सेंटर ने इसको डिजाइन किया है। L&T के कटपल्ली शिपयार्ड जो चेन्नई में है वहाँ पे इसको बनाया गया। 15 नॉट प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। पहला पोत इसका समर्थक था। तो ऐसा ही एक पोत क्या था? समर्थक। बहुउद्देशीय पोत समर्थक था जो 14 अक्टूबर 2024 को जलावतरण हुआ था और अब इसका जलावतरण 13 जनवरी 2025 को हो गया है। पहली कम दूरी की स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल, कम दूरी की स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल मतलब शिप को नष्ट करने वाली मिसाइल है ये और कम दूरी की है। तो DRDO की प्रयोगशालाओं द्वारा मिलकर विकसित किया गया है इसको, उड़ीसा के चांदीपुर में, ठीक। देखो एंटी शिप मिसाइल हमने आपको बोला था ना, उड़ीसा के चांदीपुर, मतलब जो भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे ना, जो भी हम डिस्ट्रॉयर टाइप बनाएंगे, कुछ रक्षा टाइप बनाएंगे, वो हम लोग चांदीपुर में करेंगे परीक्षण। हमारा क्लियर है, फिक्स है भाई, हम चांदीपुर में एकदम स्वर्ण माफिक काम करेंगे। तो उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया। सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर से इसका स्वदेशी परीक्षण कर लिया गया है। मिसाइल को बियरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में लॉन्च किया गया, जो लॉन्च के समय लक्ष्य विवरण न्यून होने पर भी कार्यरत रहता है। मतलब इसने कुछ लक्ष्य दिए, इसको टारगेट दिया आपने, इसने क्या किया, इसको आपने टारगेट दिए, इन भाई साहब ने सारे टारगेट हिट कर दिए, सारे टारगेट हिट कर दिए। अब इसके बाद मान लो कोई एक टारगेट दुश्मन ने ऐसा रखा था कि अभी हम छोड़ेंगे, जब इसके ये सारे अपने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देगी ना, तो कंप्लीट करने के बाद हम अचानक से भेज देंगे, तो फिर उसको लोड होने में समय लगेगा, लोड होने में समय लगेगा तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाएगी, तो नष्ट हो जाएगी। ये क्या करती है कि अच्छा बेटा तुम अभी टारगेट नहीं भेज रहे, ना भेजो, हम तैयार हैं। और जैसे ही दुश्मन ने टारगेट भेजा और टारगेट यहाँ इसकी रेंज में पहुँचा, वैसे ही खत्म,
नष्ट कर दिया टारगेट। तो इस तरीके से ये काम करती है, यानी बियरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में लॉन्च किया गया, जो लॉन्च के समय लक्ष्य विवरण न्यून होने पर भी कार्यरत रहता है। भैया हम हमेशा तैयार हैं, तैयारी वाली मूड में है ये। मिसाइल में मैन इन लूप का अद्वितीय फीचर है, जो उड़ान के दौरान लक्ष्य पुनर्निर्धारण की क्षमता प्रदान करता है। अब ये क्या है, ये मामला क्या है, ये लक्ष्य आपका ऐसा जा रहा था, लक्ष्य ऐसा जा रहा था, लक्ष्य ने कहा कि रुको अभी मैं फुद्दू बनाता हूँ उसको, ये आपका सिस्टम था। अब इसने अपना कुछ भी भेजा, अब ये क्या है, लक्ष्य यहाँ टंग गया, लक्ष्य टंग गया। अब भाई लक्ष्य पुनर्निर्धारण इसने क्या किया, पहले से एक सिस्टम निर्धारित किया था कि लक्ष्य पुनर्निर्धारण कर देना, ये ऐसा जाए तो ऐसा भेज देना, यानी इसमें लेजर का भी प्रयोग हो रहा है। लेजर के प्रयोग से क्या होगा, लक्ष्य की जो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इस एनर्जी से इसको पकड़ लिया जाएगा और इसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो भैया इतना फुद्दू नहीं हम लोग आपको कहीं पर भी पकड़ लेंगे। तो मैन इन लूप का अद्वितीय फीचर साथ में रख रहे हैं। मारक सीमा देखो 55 किलोमीटर है, सबसोनिक गति, सबसोनिक मतलब जो मैक गति है, एक मैक गति से कम की गति को क्या बोलते हैं, सबसोनिक गति बोलते हैं। 100 किलोग्राम वजन का विशेष प्रकार का प्रक्षेप वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और ठोस प्रणोदन प्रणाली पर आधारित है। ठोस प्रणोदन प्रणाली मतलब इसमें जो थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट बहुत अधिक मिलेगा, क्योंकि ठोस दो प्रणाली होती हैं, एक ठोस होती है, एक द्रव होती है। ठोस धीमे धीमे जलता है, द्रव अचानक से जल जाता है। तो द्रव क्या होगा, अचानक से जलेगा, तो अचानक से ये अपना नियंत्रण खो देगा। नियंत्रण खोने की क्षमता इसमें वो रहती है, नियंत्रण खो देने की इसमें समस्या रहती है। लेकिन ठोस प्रणोदन क्या होता है, ठोस प्रणोदन धीमे धीमे जलेगा, जो बर्न होगा इंजन धीमे धीमे बर्न होगा और एक थोड़े से पार्ट से ये बहुत अधिक एनर्जी को रिलीज करेगा, बहुत अधिक एनर्जी को रिलीज करेगा। इसीलिए इससे मिलने वाला जो थ्रस्ट होगा वो बहुत अधिक होगा, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। हम कम एनर्जी का प्रयोग करके अधिक ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ इसके बारे में हो गई। तो अब क्या क्या याद रखना है, मैन इन लूप है इसमें, मारक सीमा 55 किलोमीटर है, सबसोनिक इसकी गति है, ये याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा हाइपरसोनिक गति या सोनिक गति, तो वो उसको गलत कर देना है। 100 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इसमें प्रयोग किया जा रहा है और ठोस प्रणोदन प्रणाली है। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर, ये देख लो 15 जनवरी 2025 को थल सेना दिवस के अवसर पर। तो थल सेना दिवस कब होता है, 15 जनवरी को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में ये राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर भारत की कौन सी कमान है, पश्चिमी कमान, पश्चिमी कमान को सौंप दिए गए। युद्धपोत हैं INS सूरत, INS नीलगिरी, पनडुब्बी है INS वागशीर। वागशीर क्या है, पनडुब्बी है। INS सूरत के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, तो मिसाइल को विध्वंस करने वाला ये पोत है। विशाखापट्टनम श्रेणी के अंतर्गत बनाया गया है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एवं माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा। INS नीलगिरी क्या है, ये भी युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया, स्टील्थ क्षमता से युक्त है, यानी रडार को भी पकड़ में नहीं आएगा। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो माझगांव द्वारा इसको भी बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक INS वागशीर है और ये माझगांव और फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाई गई है। अब हम लोग INS तुशिल के बारे में देख लेते हैं। अपना भाई तुशिल भाई के बारे में देख लो। ये भी 1135.6 के अंतर्गत बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तलवार श्रेणी का प्रोत है। इसका आदर्श वाक्य देख लो, प्रतीक चिन्ह है अभेद्य कवचम और आदर्श वाक्य है निर्भय, अभेद्य और बलशील। ऐसा ही आपको 12 अक्टूबर को होकर जाना है, निर्भय, अभेद्य और बलशील। गैस टरबाइन प्रणोदन संयंत्र पे ये काम करता है और अधिकतम गति 30 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। तुशिल, ये देखो तुशिल ये है। पश्चिमी बेड़े में इसको तैनात कर दिया गया है। पश्चिमी बेड़े को भारतीय नौसेना की स्वार्ड आर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब K4 देख लो, नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो K4 है, DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा मिलकर ये परीक्षण किया गया है। बंगाल की खाड़ी में नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिघात से दाकर परीक्षण हुआ है। अब आप देख रहे हैं, हमने आपसे बोला है ना, जो भी डिस्ट्रॉय हम लोग करेंगे, कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं, रक्षा वाला जो भी कर रहे हैं, कि रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी कर रहे हैं हम लोग परीक्षण, वो DRDO द्वारा किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी या भारत की पूर्वी कमान साइड में किया जा रहा है, पश्चिमी कमान में नहीं किया जा रहा है। पश्चिमी कमान में तो हम केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्रोन का परीक्षण हमने कहाँ किया था, ड्रोन का परीक्षण हमने जैसलमेर में किया था। लेकिन ड्रोन को नष्ट करने वाली प्रणाली का परीक्षण हम लोगों ने कहाँ किया था, हम लोगों ने उड़ीसा के चांदीपुर में किया था। तो जो भी हम लोग एकदम एकदम मारने वाला काम कर रहे हैं ना, एकदम पकड़ के मार देंगे, खत्म कर देंगे, तो बंगाल की खाड़ी में कर रहे हैं वो काम। ठीक, नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। नाभिकीय तरह की शक्ति भारत ने प्राप्त कर ली। 3500 किलोमीटर तक की मारक इसकी क्षमता है। ठीक, यह प्रथम अवसर था जब पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पनडुब्बी से ही किया गया। पहले पनडुब्बियों से नहीं किया जा रहा था, अब पनडुब्बियों से किया गया। तो अब अपने पास एक विशेष प्रकार की क्षमता आ गई है। अगर हम लोगों को हवा में कोई टारगेट मारना है, हम लोग हिट कर सकते हैं। एक विमान लो, विमान के पास ऐसी क्षमता दे दो कि वो मिसाइल को लॉन्च कर दे, और वो मिसाइल कैसी होगी,
वो मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस होगी। परमाणु मिसाइल को हम लोग हवा से लॉन्च कर सकते हैं। परमाणु मिसाइल को क्या थल से लॉन्च कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग थल सीमा में भी ऐसी परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं जो थल सीमा में जाकर थल से थल में वॉर कर सकती हैं, यानी थल सीमा से उसको विस्थापित या प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो थल से भी प्रक्षेपण संभव है, हवा से भी प्रक्षेपण संभव है। जल वाला रह गया था। तो अब क्या होगा भाई साहब, ये पानी है, पानी के नीचे पनडुब्बियां तैर रही हैं, मस्त पनडुब्बियां तैर रही हैं। अब इस पनडुब्बी से अचानक से क्या होगा, अचानक से मिसाइल निकलेगी पानी को तोड़ती हुई और दुश्मन को अटैक करके ख़त्म कर देगी। दुश्मन के बेड़े को, दुश्मन के कुछ भी जो स्थान होगा उनको ख़त्म करने का काम कर देगी। तो अब हम लोग के पास तीनों क्षमताएं हैं। हम लोग हवा से भी दाग सकते हैं, हम लोग थल से भी दाग सकते हैं और हम लोग जल से भी दाग सकते हैं। कैसी मिसाइलें? जो परमाणु क्षमता से सक्षम होंगी, जो नाभिकीय क्षमता से सक्षम होंगी। इसी को नाभिकीय त्रय कहा जा रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसमें K4 की मारक क्षमता देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मारक क्षमता, 3500 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है अपने परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण हो गया। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक क्या होगी? 5 मैक से अधिक की गति, हाइपरसोनिक। हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं द्वारा DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा उद्योग भागीदारों द्वारा इसको विकसित किया गया। मतलब बहुत सारे इसमें क्या है, पार्टनर हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, उड़ीसा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक, तो मिसाइल ज़्यादातर कहाँ हो रही हैं? उड़ीसा के तट पर बनाई जा रही हैं या परीक्षण की जा रही हैं। 1500 किलोमीटर की तक की मारक क्षमता है इसकी। देख लो, भारत की पहली लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी क्षमता है 1500 किलोमीटर दूर जाने की। लेकिन K4 मिसाइल देख लो, K4 मिसाइल जो पनडुब्बी मिसाइल है उसकी 3500 किलोमीटर की क्षमता है। मैक नंबर देख लो, सबसोनिक मैक नंबर 1 से कम, सबसोनिक। ट्रांससोनिक क्या होता है? मैक नंबर 1 के बराबर। सुपरसोनिक क्या होता है? मैक नंबर 1 से ज़्यादा। हाइपरसोनिक क्या होता है? मैक नंबर 5 से ज़्यादा। अब LRLACM ये जो प्रणाली है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक। चलिए दोस्तों, अब LRLACM पे आ जाते हैं हम लोग। ये LRLACM का विकास वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा DRDO की प्रयोगशालाओं की सहायता से किया जा रहा है। और इसका उड़ान परीक्षण देख लो कहाँ पे हो रहा है। उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मोबाइल और आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के द्वारा किया जा रहा है। तो मोबाइल और आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के द्वारा इसका लॉन्च किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से। तो जितनी भी मिसाइल ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही हैं, ज़्यादातर उड़ीसा के चांदीपुर से ही परीक्षीकृत की जा रही हैं। इसमें केवल अपन ने एक चीज़ देखी थी, रुद्रास्त्र वाला ड्रोन देखा था। जो रुद्रास्त्र ड्रोन का परीक्षण कहाँ से किया गया था? जैसलमेर से किया गया था। बाकी सबका परीक्षण, ज़्यादातर का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर वाला हम लोगों ने देखा है। अब ये LRLACM ये है क्या? ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल। ये आपकी एक क्रूज मिसाइल है। एक मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो परिपथ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार परिपथ होता है, निश्चित परिपथ होता है। ये अपने परिपथ को बदलती नहीं है, ठीक है। और ये क्या होती है? ये बाहर जाएगी और इसके बाद इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत देने की नहीं पड़ेगी। एक बार आपने इसको छोड़ दिया, बस ये अपने टारगेट को हिट करेगी। लेकिन इसके लिए टारगेट कैसा होना चाहिए? स्थिर टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रक्षेपण पथ होता है वो निश्चित होता है। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या है? प्रक्षेपण पथ निश्चित नहीं होता है। ये ज़मीन के समानांतर चलती है, तो ये रडार के द्वारा भी पकड़ में नहीं आती है। तो रडार के द्वारा पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर से एनर्जी निकलती रहती है। तो एनर्जी निकलती रहती है, तो अपनी एनर्जी के द्वारा जो इसमें एनर्जी रिलीज करती है, जो लेजर एनर्जी रिलीज करती है, उसके द्वारा ये अपने टारगेट कहीं पे भी मूवेबल हो जाए, ये हमेशा टारगेट के पीछे लगी रहेगी। तो ये क्रूज मिसाइल की विशेषता होती है, जमीन के नज़दीक चलती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिक कार्य करना पड़ता है, इसका एक निश्चित परिपथ नहीं होता है, और ये लेजर का प्रयोग करके अपने जो टारगेट्स हैं उसको डिटेक्ट करती रहती है। जो टारगेट से एनर्जी रिलीज होती है उससे करके टारगेट को पकड़ती रहती है लगातार। अब हम लोग चलते हैं, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का एक उन्नत संस्करण है ये, ठीक। ये चीज़ आपको LRLACM के बारे में याद रखना है। यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के प्रयोग से प्रमुख पोतों से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। तो अभी हम लोगों ने कुछ लोगों की मारक क्षमता देखी। LRLACM इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। जो हम लोगों ने K4 देखी उसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। इसके अलावा जो हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल देखी थी, अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल, उसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब हम लोग चलते हैं आगे। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति हम लोगों ने कर दी है। भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा भारत से मोजाम्बिक भेजे गए वाटर चालित पोत। बस आप इतना याद रखना कि भारत ने हाल ही में किस देश को इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की है। मोजाम्बिक का नाम आप याद रखना, ठीक।
अब दोनों पोत समुद्री आतंकवाद और काबे डेलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने में मोजाम्बिक सरकार की मदद करेंगे। अब BSHORADS, ये देख लो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये अक्टूबर माह में DRDO द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर दिए गए थे। राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से ये परीक्षण संपन्न हुए। तो ये आप याद रखना, एयर डिफेंस वाला मामला हम लोगों ने कहाँ किया है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान में। अब ये BSHORADS मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है, मैन पैट्स, ठीक, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसको बोलते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसे स्वदेशी रूप से DRDO की प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की घात 36 है ये, ठीक। इसके विकास में DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं ने साझेदारी की है। मैन पैड्स क्या होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इन्हें मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागा जा सकता है, ठीक। जोरावर क्या है, हल्का युद्धक टैंक है। जोरावर के बारे में आप केवल इतना याद रखो, जोरावर क्या था, हल्का युद्धक टैंक था, बस इतना ही याद रखना है। बाकी इसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपके मतलब की अब रह नहीं गई हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से इसको संचालित किया गया था। इसका विकास DRDO द्वारा और लार्सन ट्यूब्रो द्वारा किया गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल BLSRSAM, इसका भी सफल परीक्षण कहाँ से हो गया है, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित हो गया है, ठीक। तो मिसाइल चांदीपुर याद कर लो, मिसाइल चांदीपुर से ही भेजी जानी है अपन की ज़्यादातर। लेकिन केवल और केवल अपन को क्या क्या मिला इसमें, एक ये एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, रुद्रास्त्र ड्रोन, जिनका परीक्षण चांदीपुर से नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन सुदर्शन चक्र वाले का परीक्षण कहाँ से हुआ, सुदर्शन चक्र वाले का परीक्षण चांदीपुर से ही हुआ था, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं मालके और मुल्की का जलावतरण हो गया 9 सितंबर 2024 को। मालके और मुल्की ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सैलो वाटर क्राफ्ट, ये हम लोगों ने पहले ही देखे थे। माहे श्रेणी से संबद्ध हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इनका विकास कर रहा है। माहे, मालवन तथा मैंग्रोव इसके अन्य पोत हैं, ठीक। अंतरजलीय सेंसरों से लैस हैं, पनडुब्बी रोधी अभियानों का संचालन करते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, इसके बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। प्रोजेक्ट विष्णु देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए शीर्ष गुप्त पहल है। तो ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल को विकास करने से जुड़ी पहल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें विकसित की जाएंगी, यही आपके लिए जरूरी है। ETLDHC हाइपरसोनिक मिसाइल विष्णु परियोजना के तहत प्रमुख मिसाइल प्रणाली है जिसका विकास किया जाएगा। ETLDHC, ठीक, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 8 मैक से भी अधिक होगी। हाइपरसोनिक है तो 5 मैक से अधिक तो होनी ही है, तो 8 मैक आप याद कर लो। और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, वही जो हाइपरसोनिक मिसाइल की हम लोगों ने अभी ऊपर देखी थी। पेलोड 1000 से 2000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैम जेट इंजन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, स्क्रैम जेट इंजन में क्या होता है कि एक इंजन है, आपने इसमें ऑयल टैंक लगा दिया, ऑयल टैंक लगाने के बाद ये क्या करेगा, ये फ्यूल कहाँ से लेगा, अपने ऑयल टैंक से लेगा। लेकिन आपने स्क्रैम जेट इंजन में क्या किया, स्क्रैम जेट इंजन में ये 2 रास्ते बना दिए। ये 2 रास्ते बनाने से क्या होगा कि वायु जो होगी वो यहाँ से आएगी, वायु यहाँ से आएगी। हमें इस ऑयल टैंक इंजन में या जो इंजन की जो होती थी उसमें हम लोगों को पहले से ऑक्सीजन भर के देनी पड़ती थी। उससे क्या होता था, उससे इस प्लेन का वजन बढ़ जाता था बहुत ज़्यादा, और प्लेन का वजन बढ़ने के साथ साथ हम लोगों को हल्के प्लेन बनाने में दिक्कत आती थी। अब हम लोगों ने स्क्रैम जेट इंजन बना दिया तो ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करके अपनी ईंधन को दहन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। तो हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन का भार इसमें नहीं डालना पड़ेगा, इसलिए इसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे इंजन होते हैं स्क्रैम जेट इंजन, रैम जेट इंजन या स्क्रैम जेट इंजन। स्क्रैम जेट इंजन वो होते हैं जो सुपरसोनिक गति से गति करते हैं। तो स्क्रैम जेट इंजन के बारे में आपको याद होना चाहिए। प्रहार क्षमताएं, चकमा देने वाली गतिशीलता है, समतल प्रक्षेप पथ के साथ यह मिसाइल गहरे प्रवेश और सटीक हमलों के लिए आदर्श है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सह सकता है। ऑक्सीकरण प्रतिरोध है, संरचनात्मक अखंडता है इसमें। प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म देख लो, मिसाइल, भूमि प्रणालियों, लड़ाकू जेट, नौसैनिक जहाज, कहीं से भी आप इसको भेज दो, ठीक, कहीं से भी उड़ा देगी किसी को भी। अब फिर इसके बाद लूप संग्रहालय देख लो, फ्रांस का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय बंद हो गया बेचारा। अब ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये नीति भार है, ठीक। तो जैसे नैनो कण है, तो नैनो कणों का जो वजन परास है वो कितना होता है, 250 ग्राम या उससे कम। माइक्रो का 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक तो आने की संभावनाएं कम है, तो उसको छोड़ देते हैं अपन लोग। कॉन्वेक्स 3 को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स 3 क्या है, कॉन्वेक्स 3 एक, देखो कॉन्वेक्स 3 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है ये परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास। बस आपको ये याद रखना है, कॉन्वेक्स में ये परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास है। क्योंकि परमाणु आपातकाल आ गया था,
रोमानिया में एक बार परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया हो गई, मतलब सॉरी परमाणु आपातकाल आ गया, क्योंकि जो वहाँ का संयंत्र था उस संयंत्र में अनियंत्रित प्रक्रियाएं हो गई, अनियंत्रित दशाएं उत्पन्न हो गई, तो परमाणु आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सेरना-बोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भीषण दुर्घटना हो गई थी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों को आयोजित करना शुरू कर दिया गया, जिसका तीसरा संस्करण कॉन्वेक्स 3 रोमानिया में आयोजित हुआ। ठीक, बस आपको इतना ही याद रखना है। और IAEA इस अभ्यास को आयोजित करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। बस इतना ही आपको अपनी परीक्षा के लिए याद रखना है, बाकी सारी चीजें बोल बच्चन है। रसायन अपशिष्ट और प्रदूषण पर नए अंतर सरकारी विज्ञान नीति पैनल की स्थापना के लिए राष्ट्र एक साथ आए। तो अब क्या कर रहे हैं, रसायन अपशिष्ट प्रदूषण, इसके लिए सब लोग एक साथ आ गए। पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे में एक बैठक हो गई। बस इतना ही याद करना है कि रसायन अपशिष्ट और प्रदूषण पर एक नए अंतर सरकारी विज्ञान नीति पैनल बनाया जा रहा है। वह उसके लिए कहाँ पर एक मीटिंग आयोजित हुई थी। सक्षम 3000 क्या है, स्विच कम राउटर। ये क्या है, स्विच कम राउटर है। आप इसको स्विच के तौर पे भी यूज कर सकते हो और राउटर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। अभी इसका फायदा क्या है, सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे टेलीमेटिक्स विकास C द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया। C दिल्ली परिसर के दौरे पर आए मंत्री ने C प्रयोगशाला का दौरा किया और इंजीनियरों से बात की। ठीक है, इसको आप एक चीज समझो, ये संचार भी कर सकता है, सक्षम 3000 संचार करने भी काम आ सकता है और इसको दूसरी चीज़ों में भी स्विच किया जा सकता है। ठीक, तो संचार भी किया जा सकता है इसको और इसके विविध प्रयोग भी किए जा सकते हैं। चूंकि इसमें बताया नहीं गया है कि ये कौन कौन से प्रयोग कर सकता है, तो अभी मैं इसके बारे में अच्छा हूँ बताने में। रिक्लेम फ्रेमवर्क देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा जुलाई में रिक्लेम फ्रेमवर्क जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, समावेशी और सतत खदानबंदी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि जो समावेशी और सतत खदानबंदी हो सके। जो खदानबंदी भी हो ना, तो समावेशी और सतत हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बेचारे आ जाएंगे। अब वो बहुत सारे समुदाय होंगे जो प्रभावित होंगे, उनका पुनर्वास नहीं हो पाएगा, उनका सही तरीके से पुनर्स्थापन नहीं हो पाएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की पुनर्प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाएगी। तो वो खान प्रभावित समुदायों को समावेशन और सतत विकास देने के लिए ये पहल की गई है, जिसका नाम क्या है, रिक्लेम फ्रेमवर्क, कोयला मंत्रालय और हार्टफुल इंस्टीट्यूट द्वारा। सी फ्लड प्रणाली, अब ये सी फ्लड प्रणाली आप समझ ही गए होंगे, बाढ़ का अनुमान देने के लिए। ठीक, तो नई पहल का उद्देश्य बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली को भारत की बाढ़ प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है। कौन इसको विकसित कर रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRAC के बीच सहयोग के माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत में बाघ घनत्व कर्नाटक में सबसे ज्यादा, कर्नाटक के बांदीपुर में सबसे ज्यादा। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु है। नीलगिरी ताहार केरल में सर्वाधिक है, इसके बाद तमिलनाडु में। महासमुंद छत्तीसगढ़ का जिला है, जहां निकिल, कॉपर और प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार मिले हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा इसको खोजा गया है। रामगढ़ बांध भारत का पहला ड्रोन और AI संचालित कृत्रिम वर्षा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो रामगढ़ बांध में शुरू हुआ है। ये रामगढ़ बांध कहाँ पे है, राजस्थान में। समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना द्वारा असम व मणिपुर में सैन्य नागरिक एकीकरण पहल का अभ्यास है। आरोग्य सेतु अभ्यास तिनसुकिया असम में नागरिक सैन्य चिकित्सा अभ्यास है। तो समन्वय शक्ति अभ्यास सैन्य नागरिक एकीकरण पहल है। आरोग्य सेतु अभ्यास नागरिक सैन्य चिकित्सा अभ्यास है। 14वां अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ 1 से 14 सितंबर के बीच में, यानी ये 14 दिवसीय अभ्यास था। तो 14वां दिवसीय। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु एक अभ्यास किया गया। सिमोन क्या है, पहला AI अंतरिक्ष यात्री है जिसे ISS में विकसित किया गया है। ये देखो, ये ISS हमने आपको पिछली बार बताया था, ये ISS से घूम रहा है। इसमें पूरा एक प्रयोगशाला है जहाँ पे वैज्ञानिक रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक AI विकसित कर ली, एक सेंटर है, पूरा कंप्यूटर है, उसको AI की तरह मॉड्यूल बना दिया। अब ये क्या करेगा, इनसे बात करेगा, इनसे पूछेगा, इनसे हालचाल लेगा, तो ये सारी चीजें करेगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित एक रोबोट है, जिसको कौन बना रहा है, जापानी अंतरिक्ष यात्री ताकिया ओनुशी इस पर परीक्षण कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट सिमोन क्या था, क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन, एक अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है जिसका उद्देश्य लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन को आसान बनाना है, ताकि वो बातचीत करते रहें, वो पूछते रहें, हालचाल लेते रहें। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओरेशनिक मिसाइल रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी तैनाती बेलारूस में की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल से आप समझ गए होंगे, एक ऐसी मिसाइल जिसकी एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित टारगेट को टारगेट करने के लिए होती है, और ये अपना परिपथ चेंज नहीं करती है, और ये गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाएगी और फिर इसके बाद अटैक करेगी। तो इसकी तैनाती बेलारूस में की गई है, ओरेशनिक मिसाइल रूस द्वारा। HQ-16 चीन की मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने इस मिसाइल का बहुत ज़्यादा तारीफ की है। तो HQ-16 चीन की मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे US के ओशकोश में आयोजित एयर वेंचर शो में
दिखाया गया और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ इस पे। उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास। उल्ची फ्रीडम शील्ड केवल इतना याद रखना है। सस्टेनेबल पावर 1404 क्या है? ईरान द्वारा आयोजित ओमान खाड़ी में एक अभ्यास। सूर्या एआई क्या है? नासा का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो सूर्या एआई आपने पढ़ लिया यहाँ पे, नासा का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, नासा का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल नासा का है, ध्यान रखना। नासा सूर्या भारत का नहीं है, इसरो का नहीं है। और एक है सूर्या रॉकेट, जिसका विकास इसरो द्वारा किया जा रहा है। तो सूर्या रॉकेट इसरो का है और सूर्या एआई नासा का है। ठीक। मौसम भविष्यवाणी के लिए अभ्यास ब्राइट स्टार मिस्र में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, भारत भी इसमें शामिल हुआ। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच में यह अभ्यास मिस्र में आयोजित किया गया। अभ्यास ब्राइट स्टार। नासा का स्पेस एक्स क्रू 11, तो क्रू 11 ये चला गया। वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का ये हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का 11वां, मतलब 11वीं बार ये मिशन भेजा गया। तो मानव अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं इस मिशन के द्वारा। तो इसका डेमो 2 परीक्षण उड़ान सहित अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसकी 12वीं उड़ान थी। मिशन की मुख्य फसलें देख लो आप, सी बकथॉर्न और हिमालय टार्टरी थी, जो भारत की तरफ से भेजी गई हैं। अब ये उगाएंगे अंतरिक्ष में, देखेंगे अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग देखेंगे कि कैसे माइक्रोग्रेविटी इन फसलों को प्रभावित करती है। सितंबर 2025 विविध संस्करण के अतिरिक्त कुछ बातें हैं जो देखनी है। दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? असम में। पहली कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला असम में स्थापित कर दी गई है। दिमाग खाने वाला अमीबा, इसका नाम क्या है? मेनिंगो एनसेफ्लाइट। अब हम लोग सितंबर 2025 के विविध संस्करण के अतिरिक्त बातें देख लेते हैं। दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है, असम में विकसित की गई है। पहली कहाँ पे स्थापित हुई थी? दिल्ली में स्थापित हुई थी। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। दिमाग खाने वाला अमीबा देख लो, मेनिंगो एनसेफ्लाइटिस। इसके कारण केरल में बच्चों की मौत हो गई है। दूषित कुएं का पानी पीने से ये अमीबा दिमाग में चला गया उनके। ठीक। अब ये सिर दर्द, मतली, ये सब होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग खाने वाला अमीबा का नाम क्या है और ये घटना किस राज्य में हुई थी? केरल में। मेजराना कण क्या है? मेजराना कण के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि मेजराना कण क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका 1930 में एटोर मेजराना द्वारा विकास किया गया था। ये जो कण है अपने ही प्रतिकण है, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। इनके बारे में देखेंगे आगे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। 8 सितंबर 2025 को दिखा ब्लड मून। ब्लड मून किस डेट को दिखा? 8 सितंबर 2025 को दिखा। इसमें अपन लोगों ने कौन सी डेट इंपॉर्टेंट देखी थी? 24 अगस्त वाली देखी थी, 15 अगस्त वाली देखी थी। ये 2 डेट इंपॉर्टेंट देखी थी। 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को सुदर्शन चक्र की लॉन्चिंग की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी और 24 अगस्त को उसका पहला परीक्षण किया गया था। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 25 जून को एक्सियोम 1 मिशन अंतरिक्ष पहुंचा। फिर इसके बाद अंतरिक्ष नहीं, यहाँ से रवाना हुआ। 26 जून को अंतरिक्ष में पहुंचा और 15 जुलाई को उसके सारे यात्री धरती पर वापस आ गए। ये 3 डेट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। प्रथम महिला वैश्विक नौकायान अभियान कहाँ पे हुआ? 10 महिला अधिकारी इस नौकायान में सवार होकर भ्रमण करेंगी पूरी पृथ्वी का और 8 से 9 महीने की अवधि में भूमध्य रेखा का 2 बार 3 महान केपों का चक्कर लगा के फिर से वापस आ जाएंगी उसी स्थान पे जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। तो 10,000 समुद्री मील की यात्रा इसमें शामिल है। पुणे के संस्थान ने पश्चिमी घाट में एस्परगिलिस ए एक्यूलेटिनस और ए ब्रुनियोबियोलेसियस, इनका रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। अब ये हैं क्या वास्तव में? ये वास्तव में अमीबा है, ये वास्तव में जीवाणु हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये मिट्टी में पाए जाने वाले अब पुणे के संस्थान ने पश्चिमी घाट से एकत्रित मिट्टी के नमूने से 2 ब्लैक एस्परगिलस ए एक्यूलेटिनस और ए ब्रिनियोबियोलेसिस, इसका भौगोलिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया कि पश्चिमी घाट में ये हानिकारक कवक पाए जाते हैं। तो ये क्या है? हानिकारक कवक हैं जो पश्चिमी घाट में मिलते हैं। नेवर एलोन एक जो पहल है, एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य पहल है, किसने चलाई है? एम्स ने चलाई है। बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 10 सितंबर को। ये चीज़ आप याद रख लेना अपनी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। द विंची सर्जिकल रोबोट, तो ये रोबोट क्या है? ये रोबोट सर्जरी करेगा। आपको क्या याद रखना है इसमें? द विंची सर्जिकल रोबोट में केवल और केवल याद रखना है कि एम्स दिल्ली ने ये सर्जिकल रोबोट विकसित किया है। तो एम्स नई दिल्ली अपने कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन केंद्र में उन्नत द विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया। पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहां ऐसे प्रशिक्षण में लाया जाएगा। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ पे विकसित हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी में बहुत पहले आईआईटी दिल्ली ने अपना एक परिसर स्थापित कर दिया था। तो आईआईटी दिल्ली परिसर में ही ये पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र खोला गया है। तो खोला कहाँ पे गया? अबू धाबी में खोला गया। अबू धाबी में भी कहाँ खोला गया? अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने जो परिसर स्थापित किया था, यानी यूएई
यूएई की राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी के आईआईटी दिल्ली परिसर में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र खोल दिया गया। अगर आपसे देश पूछा जाए कि कौन से देश में अटल नवाचार केंद्र खोला गया, तो भैया जवाब होगा यूएई। अगर स्थान पूछा जाए तो जवाब होगा अबू धाबी। अगर स्थान बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए तो होगा आईआईटी दिल्ली परिसर। ये आपके लिए याद रखना है। भारतीय नौसेना का पहला, परिसर याद कर लो उसको, नहीं तो आईआईटी दिल्ली कर दो। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलांस रडार। तो ये क्या है? 3D एयर सर्विलांस रडार है। कौन विकसित कर रहा है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र की स्पेन की कंपनी इंद्रा के सहयोग से। तो 3D एयर सर्विलांस रडार, सर्विलांस क्या करेगा? सर्विलांस करेगा भाई, पता लगाएगा कहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है। भारतीय नौसेना का है, स्वदेशी है और 3D एयर सर्विलांस रडार है। क्षमता देखो 254 नॉटिकल माइल्स, लगभग 470 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये रिकॉर्ड 3D एयर सर्विलांस रडार के उत्पादन के साथ TASL ने अगली पीढ़ी के नौसैनिक रडार सिस्टम के बारे में अपने एडवांसमेंट को शो कर दिया है। तो ये बनाया किसने है? बनाया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने, ठीक। और इंदिरा के सहयोग से, स्पेन से, यानी सहयोग किस देश का रहा? स्पेन का। तो टाटा प्लस स्पेन, ये आप याद रख लेना। अल्बानिया में दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त हो गया है, ठीक। तो अल्बानिया में दुनिया का पहला AI मंत्री, बस इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है। उसका नाम क्या है? डिएला। तो डिएला, क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिएला हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? दुनिया का पहला AI मंत्री है, ठीक। तो दुनिया का पहला AI मंत्री डिएला है। और दूसरा बनाया किस देश ने? अल्बानिया ने बनाया। अभ्यास सियोम प्रहार देख लो। भारतीय नौसेना ने पूर्वोत्तर में, देखो कहाँ पे हो रहा है? पूर्वोत्तर में हो रहा है। सियोम प्रहार का आयोजन किया। क्यों किया? निगरानी, टोही, सटीक हमलों के लिए। सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास के दौरान सामरिक अभियानों में ड्रोन एकीकरण अभ्यास भी किया। तो आपको याद रखना है कि अभ्यास सियोम प्रहार किसका अभ्यास है? भारतीय सेना का अभ्यास है, आपस में करते हैं सैनिक। और ये कहाँ पे हो रहा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहा है, बस। मॉस्को ने यात्रियों के लिए रूस की पहली AI संचालित स्वचालित ट्राम शुरू कर दी। स्वचालित ट्राम शुरू करने वाला देश कौन सा है? मॉस्को। तो मॉस्को ने स्वचालित ट्राम शुरू कर दी है। स्वचालित ट्राम किसने शुरू की है? मॉस्को ने। AI संचालित स्वचालित ट्राम जो स्मार्ट शहरी गतिशीलता के लिए काम करेगी। कब तक ये योजना? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन देख लो। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ये रोम में आयोजित हुआ है, लेकिन अगली बार के लिए भारत तैयार बैठा हुआ है कि भारत ने 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी का दावा जीत लिया है। तो अगली बार वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। चेन्नई इसका अध्यक्षता करेगा। ये चीज आपको, 3 चीजें याद रखनी है। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, मतलब तटों की रक्षा के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन, कहाँ आयोजित हुआ? रोम में आयोजित हुआ। 5वां कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा, ठीक। और इसी समय भारतीय तटरक्षक स्वर्णिम जयंती मनाई जाएगी, जिसमें बेड़े की समीक्षा और विश्व तटरक्षक संगोष्ठी भी आयोजित होगी। अब देखते हैं हम लोग NBRI। NBRI क्या काम कर रहा है? NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने मैक्सिको और अमेरिका में पाए जाने वाले विदेशी फूल यूस्टोमा की सफलतापूर्वक खेती की है। तो यूस्टोमा की सफलतापूर्वक खेती किसने की है? NBRI ने, मैक्सिको और अमेरिका में। भारतीय संस्थान है NBRI। उड़ीसा संबलपुर के सनातन पाली में NBRI द्वारा विकसित पॉली हाउस में उन्होंने मैक्सिको और अमेरिका में पाए जाने वाले यूस्टोमा की खेती कर दी, ठीक। तो खेती कहाँ पे हुई है? भारत में हुई है। भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर में। तो बस, यूस्टोमा क्या है? प्रशंसा का फूल इसको कहा जाता है, सजावटी फूलों में जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला में बाघ पुनरुद्धार, तो बाघ पुनरुद्धार कहाँ पे हुआ? सह्याद्री पर्वतमाला में हुआ। यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य में 8 बाघों को पकड़कर स्थानांतरित कर दिया गया है। बस इतनी ही इसकी खबर है। सह्याद्री 2010 में टाइगर रिजर्व बना था। पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सतारा, सांगली और रत्नागिरी जिलों में आता है ये। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य इसी में शामिल है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य इसका पार्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व का। बाघों की संख्या, यहाँ एक भी बाघ नहीं है, इसीलिए बाघ स्थानांतरित किए जा रहे हैं यहाँ पर। किसानों के लिए AI आधारित मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम। तो मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम SMS के माध्यम से अब किसानों को मौसम पूर्वानुमान मिलता जाएगा, M किसान SMS पोर्टल के माध्यम से। बस इतना आपको याद रखना है, AI आधारित मौसम पूर्वानुमान भेजे जाएंगे किसानों को। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, ये देख लो। भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो भारत मेजबान है इस बार। तो भारत मेजबान है, इंपॉर्टेंट है। क्या भारत पहली बार मेजबान है? क्या भारत पहली बार मेजबान है? तो पहली बार मेजबान नहीं है, भारत मेजबान तो है लेकिन चौथी बार मेजबान है, ठीक। तो चौथी बार भारत ने मेजबानी की है, यानी पहली बार नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट अगर ये बन के आए कि भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की मेजबानी की, गलत हो जाएगा, चौथी बार कर रहा था।
भारत आईईसी का पूर्ण सदस्य है। हाँ, बात सही है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो के माध्यम से भारत इसमें सक्रिय भागीदारी करता है। आईईसी है क्या? जैसे आपके घर में स्विच लगा होगा, तो भैया स्विच के लिए जो मानक स्थापित किए जा रहे हैं, वायर के लिए जो मानक स्थापित किए जा रहे हैं, वो मानक स्थापित करने का काम कौन करता है? कैसा बोर्ड होना चाहिए, कैसी लाइट होनी चाहिए, कैसे जो 3 प्लग होता है वो कैसा बनना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो ये सब निर्धारित कौन करता है? वायर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये सब निर्धारित करता है आईईसी। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। 1906 में इसको स्थापित किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और सदस्यता भारत सहित 89 देश इसके सदस्य हैं। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन कोलकाता में आयोजित हुआ। तो कोलकाता में आयोजित हुआ, बस इतना याद रख लो। 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में हुआ। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय क्या था? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, इस वर्ष का विषय था। पिछली संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। तो 2 साल में इसका आयोजन होता है, 2 वर्षों में एक बार इसका आयोजन होता है। तो एक चीज़ तो ये याद रखना है आपको कि 2 वर्ष में एक बार आयोजन होता है। कोलकाता में आयोजन हुआ, 2023 में भोपाल में आयोजन हुआ था, और इस बार इसकी थीम क्या है, विषय क्या है? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। भोपाल वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। विविध गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री, देखो 4 नामित हैं लेकिन जाएंगे 3, याद रखना ये चीज़। गगनयान मिशन में 3 यात्री भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्राइम और बैकअप कमांडर होते हैं उसमें, तो जो प्राइम वाला होगा वो जाएगा। तो इसलिए प्राइम और बैकअप कमांडर जो भी होंगे, उनमें से प्राइम वाला जाएगा, बैकअप वाला यहीं रहेगा। इसलिए 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, नामित 4 हुए हैं। यूरोपा के बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपा गैलीलियो गैलीली ने इसकी यूरोपा की खोज की थी, और यूरोपा का आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का 90% है, बहुत ज़्यादा इसका आकार है, तो इसके बारे में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र ग्रह, प्रमुख वैश्विक मिशन मैरिनर 2, मैगेलन, वीनस एक्सप्रेस, दा विंसी, वेरिटास, ये सब शुक्र ग्रह को जाने वाले मिशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का शुक्रयान, जो 2028 में जाएगा, ये आपको याद रखना है बस। भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के रावत भाटा में क्या हुआ है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7, इसी को भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोला जा रहा है। गजब बात करते हो। ठीक, तो उसी में परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7 बना दी, तो उसको भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह दिया गया। अब इससे इसकी मेगावाट क्षमता बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेजराना देख लो, मेजराना चिप है। मेजराना चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स क्या बला है, ये देख लो थोड़ा सा। टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स ये क्या होती है? देखो, होता ये है कि जो क्वांटम गणनाएं होती है ना, क्वांटम गणनाओं के ऊपर मौसम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मौसम में अगर बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो क्वांटम गणनाओं में समस्या पैदा हो जाती है, इनमें अंतर आ जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई, क्यूबिट्स जो क्वांटम गणनाएं हैं उनमें अंतर पैदा हो जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों का अनुपालन ही नहीं करते हैं। फिजिक्स के नियमों का अनुपालन नहीं करते, इसलिए अपने मन से चलते हैं, क्वांटम गणनाओं पे चलते हैं। क्वांटम गणनाएं मौसम के अनुसार भी प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भी मौसम चेंज होता है या बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो जाता है, तो जो क्वांटम गणनाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, या उनकी हानि हो जाती है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उनको डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि वातावरण का असर क्यूबिट गणनाओं पे ना पड़े। इसीलिए ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग जो वो होगा, वो क्वांटम कंप्यूटिंग को बहुत एक नई दिशा प्रदान कर देगा। इससे क्या होगा, क्यूबिट गणनाएं हमारी सेफ रहेंगी, फिर हमें क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने फाइल बनाई, फाइल मौसम चेंज हुआ, सर्दी हो गई, फाइल चली गई, क्यों? सर्दी लग गई थी फाइल को। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो मेजराना ने 8 क्यूबिट वाला प्रोटोटाइप बनाया है एक। ठीक, तो ये चीज़ देख लो, 8 क्यूबिट वाला चिप प्रोटोटाइप बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 क्यूबिट हैं इसमें। मेजराना किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग में फ़ायदा करेगा। मेजराना कण के बारे में देख लो, ये क्या है? मेजराना फर्मियन के अस्तित्व की परिकल्पना पहली बार 1930 में की गई थी, और ये कण है जो अपना ही प्रतिकण के रूप में कार्य करता है। अब ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ देख लो इसमें। अमेजन द्वारा लॉन्च की गई प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? ऑसलेट। तो ऑसलेट हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्या है? 9 क्यूबिट क्वांटम चिप है, जो किसने विकसित की है? अमेजन ने विकसित की है। यूपीएससी 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि मेजराना कण या मेजराना जो चिप है वो अमेजन ने विकसित की है, तो वो स्टेटमेंट गलत था। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना आप लोग। वाटरवर्थ प्रोजेक्ट, वाटरवर्थ ये हम लोग देख ही चुके हैं, सबसी परियोजना है, इसके बारे में आप लोग पुराना लेक्चर देख लो। प्रश्नोत्तरी पे आ जाते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहे पेरेतो मोरेनो क्या है? बस एक चीज़ याद रखो, ग्लेशियर है। ठीक, ये ग्लेशियर है जिसका एक हिमखंड टूट गया है, और विशाल हिमखंड टूटने के कारण ये दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना में स्थित
जो ग्लेशियर है उसका विशाल बर्फखंड टूट गया, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। ठीक, इसको व्हाइट जाइंट भी कहा जाता है। ओके, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है? यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा रूस के अंदर किया गया एक गुप्त ड्रोन हमला है। तो ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब कोई ऐसा नहीं है, ये ड्रोन हमला है, कोई साइबर अटैक नहीं है ये। नहीं तो आप सोचो कि ये साइबर अटैक है, साइबर अटैक नहीं है, ये एक ड्रोन अटैक है, ड्रोन अटैक। ओपन सोर्स ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है इसमें। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के जरिए रूस के 3 बेहद महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित एयरबेस बेलाया, ओलेनिया और इवानोवा पर हमला किया, जहां रूस का लॉन्ग रेंज बम वर्षक और क्रूज मिसाइल कैरियर्स तैनात थे। भारत में पर्यावरण स्थिति के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की जाती है। हाँ, जारी की जाती है। 48 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन में गोवा शीर्ष पर रहा? नहीं, गोवा शीर्ष पर नहीं रहा। अब देख लेते हैं कौन शीर्ष पे रहा। बाकी सारी बातें तो ठीक थी। 48 संकेतक हैं, 36 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश वन और जैव विविधता संरक्षण में शीर्ष पर रहा। सिक्किम जैविक खेती में अग्रणी रहा। गोवा सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में शीर्ष पर रहा। ठीक, तो पर्यावरण प्रबंधन में शीर्ष पर कौन रहा? वन और जैव विविधता संरक्षण में शीर्ष पर कौन रहा? इसमें शीर्ष पर रहा आंध्र प्रदेश। ठीक, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य रहे। ठीक है, इसको छोड़ो। MSC इरिना, ये देख लो, ये दुनिया का सबसे बड़ा, देखो आप एक चीज़ याद रखना, इसमें पर्यावरण प्रबंधन में कौन शीर्ष पे रहा इसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं, तो पर्यावरण प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा समझ के रहना। पर्यावरण प्रबंधन के बारे में इसमें जानकारी नहीं है, इसमें वन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानकारी है। ठीक, तो इसमें जो जानकारी दी गई है केवल आप उसको ही याद रखना। अब हम लोग MSC इरिना के बारे में चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, इरिना श्रेणी का पहला जहाज है जो विजिंगम पहुंचा। तो ये बात गलत है, पहला जहाज है जो विजिंगम पहुंचा। क्यों? MSC इरिना, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर पोत के रूप में जाना जाता है, स्विस स्थित कंटेनर शिपिंग दिग्गज मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह इरिना श्रेणी का तीसरा जहाज है जो विजिंगम पोर्ट पर रुका था। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। द हिंदू की 4 जून की रिपोर्ट है, आप देख सकते हो। हाल ही में ब्रिच ग्लेशियर चर्चा में रहा, ये कहाँ पे? स्विस आल्प्स में। पेरेटो मेरिनो अर्जेंटीना में, और ब्रिच ग्लेशियर स्विस आल्प्स में। इस ग्लेशियर के विनाशकारी भूस्खलन होने से एक अल्पाइन गांव बर्फ के कीचड़ के नीचे दब गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किस ग्लेशियर के होने से, ठीक, तो जो ब्रिच ग्लेशियर है, एक अल्पाइन गांव बर्फ, चट्टान और कीचड़ के नीचे दब गया था। तो स्विस का एक ब्रिच ग्लेशियर है जिसके कारण ऐसा हुआ था। लोट सेंट्रल घाटी में ये जो ग्लेशियर है वो स्थित था। अब ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। हाल ही में किन देशों में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्लू एनडीसी चैलेंज ब्राजील और फ्रांस के बीच में हुआ? मतलब ब्राजील और फ्रांस ने इसको क्या किया था? शुरू करने की बात कही थी। हाल ही में जंगल की आग की चेतावनी देने वाली किस AI आधारित सुविधा ने भारत में अपने विस्तार की घोषणा की है? पैनो AI। तो ये आग की चेतावनी देने वाली AI आधारित सुविधा है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? ये सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप स्थित है। भारतीय तटरेखा जो 11,098 किलोमीटर है, वर्तमान में किस स्केल पर मापी गई है? 1:25 लाख स्केल पर मापी गई है। पहले किस स्केल पर मापी जाती थी? पहले इस स्केल पर मापी जाती थी, वर्तमान में 1:25 लाख स्केल पर मापी जा रही है। ये चीज़ आप याद रख लेना। वर्तमान में भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई एवं द्वीपों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। समुद्री तटरेखा 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो लगभग 48% की वृद्धि को दर्शाती है। ठीक, नई माप देख लो। नई माप के तहत अब 7,516 किलोमीटर से बढ़ के कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर हो गई। कारण क्या था? यह वृद्धि किसी नए भूक्षेत्र के अधिग्रहण के कारण नहीं, बल्कि अधिक सटीक आधुनिक मापन तकनीकों के प्रयोग के कारण हुई है। पहले डेटा जो रेजोल्यूशन डेटा था वो 1:45 लाख पर मापा जाता था, अब 1:25 लाख पर मापा जा रहा है। उच्च रेजोल्यूशन डेटा का प्रयोग किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसमें उपयोग किया जा रहा है। पहले की गणनाओं में कई अपतटीय द्वीपों की तटरेखाएं शामिल नहीं थी, जिसे अब माप में जोड़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और सबसे ज़्यादा गुजरात का ही कोस्ट लाइन बना है। इस बार भी गुजरात का कोस्ट लाइन 2340 यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये 3083 दिख रहा है। थोड़ा सा ये देख लेना कि सबसे ज़्यादा राज्यों में कोस्ट लाइन किसकी है। राज्यों में तो हाँ इसकी है, गुजरात की है, लेकिन ऑल ओवर अंडमान निकोबार की हो गई है। ठीक, तो थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना ध्यान से। पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे आप देखो 1068, ये आपका राज्यों की बात कर रहे हैं केवल। राज्यों में दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पे संभवतः महाराष्ट्र। ये चीज़ आप देख लेना ध्यान से।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुजरात। राज्यों की अगर केवल बात की जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। अगर टोटल ऑल ओवर बात की जाए राज्य और यूटी मिला के, तो अंडमान निकोबार सबसे पहला आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर इसके बाद तमिलनाडु आएगा और फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना इसके ऊपर। अब ये देख लो, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 47वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में आयोजित हुआ। यहाँ पर कौन सा स्थल 44वें धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई? मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य भारत में 44वें उसके रूप में शामिल हो गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और ये मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में देख लो आप, 12 किलो का असाधारण नेटवर्क है, बस ये याद करना है। 17वीं से 19वीं सदी तक 12 किलो का असाधारण नेटवर्क है, जिसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के WHS में। ये जैसे सिंधु दुर्ग है, ये रायगढ़ दुर्ग है, ये सुवर्ण दुर्ग है, ये प्रतापगढ़ किला है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले के आतंकियों को मार गिराया गया किस ऑपरेशन के नाम से? ऑपरेशन महादेव के नाम से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान क्षेत्र में सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। और ऑपरेशन शिव शक्ति, ये क्या किया गया था? भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुरू किया गया घुसपैठ रोधी अभियान था। तो ये था घुसपैठ रोधी अभियान, ठीक। और ये ऑपरेशन महादेव क्या था? जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गया था जो पहलगाम हमले से जुड़े थे। वन लाइनर चर्चा को देख लेते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, अब भैया तेजी से देखना एकदम, तो आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, हम लोग भी बढ़ाते हैं। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रमन रिसर्च संस्थान बेंगलुरु द्वारा प्रत्युष मिशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रत्युष मिशन एक चंद्र मिशन है जिसमें इसका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या सिंगल बोर्ड कंप्यूटर हाल ही में उद्घाटित हुआ किस संस्थान के द्वारा? रमन रिसर्च संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। क्रिब क्या है? ये दुर्लभ रक्त समूह है जो हाल ही में चर्चा में रहा। क्रोमन इंडिया बेंगलुरु इसका फुल फॉर्म है। बेंगलुरु में एक महिला में ये दुर्लभ रक्त समूह पाया गया। इंसानी त्वचा, इसका प्रयोगशाला में पहले बार इंसानी त्वचा को बनाया गया स्टेम सेल का प्रयोग करके। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाने में सफलता हासिल कर ली है। तो स्टेम सेल क्या होती हैं? ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्या बोलते हैं साइंस टेक में, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इस टाइप से सेल का नाम सुना होगा। सेल्स, उनसे क्या होता है कि उनसे अगर आपने सेल है तो वो सेल क्या होगी? विकसित होगी, और विकसित होकर वो जो भी अंग हो सकता है उसको बना सकने में सक्षम होती है। अगर भ्रूण से अगर हमने कोई सेल निकाल ली तो एक वो पूरा भ्रूण या एक पूरा एकदम मानव का पूरा एक क्लोन बना के तैयार कर सकती है। तो ऐसी होती है स्टेम सेल। तो इंसानी त्वचा बना ली गई है स्टेम सेल का प्रयोग करके। चैट जीपीटी 5 ने, OpenAI ने अपनी चैट जीपीटी 5 लॉन्च कर दी है 7 अगस्त 2025 को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हेपेटाइटिस डी हाल ही में WHO द्वारा कैंसर कारक घोषित कर दिया गया। किसे? हेपेटाइटिस डी को। कार्टेम बेबी, ये क्या है? बच्चों के लिए विकसित पहली मलेरिया दवा बच्चों के लिए विकसित। स्विस मेडिक द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है और दवा कंपनी नोवार्टिस द्वारा इसको विकसित किया गया है। विश्व का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस, ब्रेन को कंट्रोल करने वाला, चाइना की बीजिंग इंस्टीट्यूट ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए विश्व का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस बना लिया है। एंड फॉल्सीवैक्स, ये क्या है? भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मलेरिया वैक्सीन, ICMR भुवनेश्वर केंद्र के द्वारा इसको बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन रहित कंप्यूटर, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलिकॉन रहित कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप, मतलब ऐसा AI चिप जिसमें बाइनरी संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, गैर बाइनरी AI चिप बनाई गई है चीन द्वारा। पोर्टुलाका भारत, ये क्या है? अरावली से प्राप्त भारत का स्थानिक खोजकर्ता निशांत चौहान। तो पोर्टुलाका भारत क्या है? भारत का एक स्थानिक प्रजाति है जो अरावली से मिली हुई है और खोजकर्ता थे निशांत चौहान। तो ये एक पौधा है जो भारत में स्थानिक है। बेलिस्टुरा फिटचोइट्स नीलगिरी में एक दुर्लभ कीट है जो वहां पर फिर से मिल गया है बहुत सालों के पश्चात। गोल्ड नैनो कप, कैंसर उपचार की विधि किसने खोजी है? भारत में खोजी गई है भैया, इंपॉर्टेंट है। KM3 नेट, इस वेधशाला में ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज कर दी गई है। तो KM3 नेट क्या है? एक वेधशाला है जहाँ पे ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण का विकास कर दिया गया है। वही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड बहुत एकदम त्वचा भी बना रही है और कंगारू भ्रूण भी बना रही है। उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा, ये किसका कैमरा है? इजराइल द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। NAOS नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल का एक सैटेलाइट है नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट, जिसने इस उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा को प्रक्षेपित करने में सफलता अर्जित की है। S2025U1 यूरेनस का 29वां चंद्रमा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज कर ली गई है। तो ये भी आ सकता है। होप मिशन क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, प्लानिटरी मतलब धरती से बाहर जो प्लेनेट हैं उन जैसी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आउटपुट का निर्माण करना। कहाँ पे हुआ है? लद्दाख के सोकर में हुआ है, ठीक। तो लद्दाख सोकार
और जो इसरो प्रमुख हैं बी नारायण साहब, इन्होंने इस होप मिशन का उद्घाटन किया है। मिशन क्रिएशन क्या है? प्रोटो प्लैनेट संस्थान बेंगलुरु द्वारा मिशन को क्रिएट किया गया है। मतलब मिशन का निर्माण किसने किया है, यानी इस मिशन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही इस मिशन को बनाने में? प्रोटो प्लैनेट संस्थान बेंगलुरु ने इसको बनाया है। इसमें शामिल मॉड्यूल्स का क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। आपको पता है ये मंगल के चंद्रमा है। इस मॉड्यूल का नाम, जो होप मिशन में जो मॉड्यूल शामिल हैं उनको फोबोस और डीमोस नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जैसे ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख के क्षेत्र में सूट वूट पहना के बैठा दिया जाएगा इस व्यक्ति को, जैसे कि वो स्पेस में हो, तो स्पेस जैसी कंडीशंस दी जाएंगी इस होप मिशन के अंतर्गत। कलाम 1200 क्या है? सॉलिड रॉकेट मोटर है, स्काई रूट द्वारा विकसित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कलाम 1200 या जो हाल ही में चर्चा में रहा कि क्या है, सॉलिड रॉकेट मोटर है जो स्काई रूट द्वारा विकसित की गई है। किस तारीख को इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 01 का मॉडल पेश किया? 23 अगस्त 2025 को। 23 अगस्त 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 23 अगस्त को ही हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। सूर्या रॉकेट इसरो का प्रक्षेपण रॉकेट है। 75 टन वजनी उपग्रह को लियो में स्थापित कर सकने की इसकी क्षमता है। तो सूर्या रॉकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों ने सूर्या AI भी देखा था, नासा का मौसम भविष्यवाणी वाला, नासा, ठीक। पासंग बांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब, ये कहाँ पे स्थित की गई है? सियोमी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कर दी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसरो की पहली स्पेस लैब पासंग बांगचुक सोना के नाम पर बनाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में। स्टारशिप रॉकेट स्पेस एक्स का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो 403 फीट ऊंचा है। बेनेरा डी क्या है? और हाँ, ये एक चीज याद रख लो, जो सूर्य रॉकेट है इसके लिए कहा जाता है कि 40 मंजिलों बराबर है, 40 मंजिला रॉकेट है ये, तो ये चीज भी देख सकते हो आप। बेनेरा डी क्या है? रूस का शुक्र मिशन, वर्ष 2036 तक जाने की संभावना है। हाल ही में किस देश ने ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च और रोबोटिक मेंटेनेंस को पेटेंट कराया है? रूस ने। तो ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च इन्होंने क्या किया? जैसे रूस है, ये धरती है, धरती में रूस ने क्या किया? ये यहाँ पे मान लो कोई इन्होंने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया, तो यहाँ स्पेस से ये कुछ भी चीज लॉन्च कर सकते हैं और रोबोटिक मेंटेनेंस कर सकते हैं इस प्लेस का। रोबोट इसका मेंटेनेंस करेंगे, सब कुछ क्या कर दिया इन्होंने इस चीज का पेटेंट ले लिया कि भैया हमारे पास जो ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च है और रोबोटिक मेंटेनेंस है, तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा काम रूस ने किया है। इसरो का स्थल मिशन देख लो, PSLV C61 EOS 9 ये असफल रहा। PSLV C39 2017 में असफल रहा था। PSLV D1 1993 ये असफल रहा था। इसके अलावा GSLV का जो मिशन है GSLV 15 NVS 2, इसको भी आंशिक रूप से सफल रहा है। ये क्या है? आंशिक रूप से सफल। अब तो ये देखो तियानवेन टू क्षुद्रग्रह 2016 HO3 से नमूने लेने को प्रक्षेपित मिशन है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ये आप याद रख लेना। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने पुनः प्रयोज रॉकेट का सफल परीक्षण किया? होंडा जापान की टाउकी टाउन से इसका प्रक्षेपण किया गया। लूनर ट्रेल ब्लेजर, ये हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्या है? नासा का चंद्र मिशन है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाएगा। ये फाल्कन 9 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर से। अब इसमें एथिना मून लैंडर है जिसका नाम एथिना है, और ओडिन और चिमेरा जियो ये क्या है? यान है। तो इसमें शामिल यान का नाम क्या है? ओडिन और चिमेरा, और एथिना क्या है? मून लैंडर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मून लैंडर का नाम क्या है? एथिना है। लूनर ट्रेल ब्लेजर नासा का चंद्र मिशन। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्लू घोस्ट मिशन की तरफ। फायरफ्लाई स्पेस कंपनी द्वारा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है ये। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम है गोल्डन। ठीक, तो गोल्डन किसका लैंडर है? ब्लू घोस्ट मिशन का लैंडर है गोल्डन। और एथेना लैंडर किसका है? चंद्रमा ट्रेल ब्लेजर या मून लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का है। विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर से बनाया, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 10 टन वजनी प्रणोदक मिक्सर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसका विकास किया गया है। इंपॉर्टेंट है। फ्रेम 2 मिशन क्या है? स्पेस एक्स का मिशन है। नासा कैनेडी स्पेस सेंटर और फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा होती है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है, और ये पृथ्वी की जियो सिंक्रोनस या फिर पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी कक्षा है वो ये है। ठीक, तो आपको याद रखना है ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है फ्रेम 2 मिशन। मिशन कमांडर्स के चुनवांग थे। बस इतना याद रखना है। रक्षा सुरक्षा विशेष देख लो, उदयगिरी व हिमगिरी नौसेना में शामिल हो गए पूर्वी कमान के अंतर्गत। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने स्टील्थ फ्रिगेट हैं ये, और ये नीलगिरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदयगिरी का विकास मझगांव ने किया और हिमगिरी का विकास गार्डन रीच ने किया। तो गार्डन में हिम गिर रही है और मझगांव में मजे कर रहा है उदय। तो डिजाइन ब्यूरो का ये 100वां जहाज है, ये आपको याद रखना है उदयगिरी। भैया डिजाइन ब्यूरो का 100वां जहाज आ सकता है उदयगिरी। गजेब क्या है? तुर्की का गैर परमाणु बम है। तुर्की का गैर परमाणु बम, सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है तुर्की का। INS निस्तार क्या है? स्वदेशी पहला गोताखोरी सहायता पोत। तो गोताखोरी की सहायता के लिए बनाया गया पोत है INS निस्तार। विशाखापट्टनम में कमीशन है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका विकास किया है। अटल अदम में क्या है? तीव्र गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेजल है, स्वदेश निर्मित है। जलावतरण हुआ है अभी हाल ही में जुलाई में अटल का, और अदम में
तटरक्षक बल में शामिल हो चुका है जून में। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसका विकास कर रही है। तो तीव्र गश्ती पोतों का निर्माण कौन कर रहा है? गश्ती हम लोगों ने बताया था 11 गश्ती और गोवा, ये सब क्या है ये। और इसमें आपको एक चीज और याद होगी, समुद्री इसमें एक चीज और थी, अचल। अचल का भी जलावतरण हो गया है। तो अटल और अदम में जैसा ही ये है अचल। तो अचल, अटल, अदम ये क्या है? तीव्र गश्ती पोत है। समुद्र प्रचेत क्या है? प्रदूषण नियंत्रण दूसरा पोत है। तो ये प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करेगा। इसमें क्या लगा रहता है कि जैसे जहाज के पास कुछ ऐसे टाइप के लगे रहते हैं, समुद्र में जाएगा तो समुद्र में जैसे ऑयल जैपर कुछ ऑयल फैल गया तो वो सब क्या कर लेगा? वो समेट लेगा। तो प्रदूषण नियंत्रण दूसरा पोत है, स्वदेश निर्मित है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका विकास किया है। इच्छक क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। तो सर्वेक्षण कर रहा है, ये स्वदेशी है, गार्डन रीच लिमिटेड ने इसको बनाया है। इच्छक को गार्डन रीच ने बनाया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, आईएनएस संधायक और आईएनएस निर्देशक इसी श्रेणी के सर्वे वेसल है। तो ये सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। आईएनएस को आईएसएनवी कोऑर्डिनेट क्या है? आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया हुआ एक सिला हुआ पोत जो लकड़ी से बना है और इसको भारतीय नौसेना में भी शामिल कर दिया गया है। बाबू संकरन के नेतृत्व में इसमें सिलाई कार्य हुआ था। नाविक कोऑर्डिनेट के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसका बेस कारवार कर्नाटक में स्थापित होगा। अब हम लोग चलते हैं अचल के पास, पहले जा चुके हैं। गौरव स्वदेशी ग्लाइड बम है, 1000 किलोग्राम इसका वजन है। संजय क्या है? रोबोटिक डॉग म्यूल है, थल सेना में इनको शामिल कर लिया गया है। म्यूल क्या होते हैं? मल्टी यूटिलिटी लैग इक्विपमेंट। इनका नाम क्या रखा गया है? जो रोबोटिक डॉग म्यूल है इनका नाम रखा गया है संजय। अब हम लोग नाग MK2 देख लेते हैं। नाग MK2 क्या है? स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। राजस्थान के पोखरण से इसका परीक्षण हुआ है। तो नाग MK2 क्या है? स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बारे में कहा जाता है दागो और भूल जाओ के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, फायर एंड फॉरगेट। नाग MK2। LSAM-11 क्या है? मिसाइल कम अमुनेशन बार्ज। मिसाइल भी रहेगी और इसमें कुछ हथियार भी, गोला बारूद भी रहेंगे। अब ये काम क्या करता है? महाराष्ट्र में ये संपन्न हुआ है LSAM का परीक्षण। नौसेना जहाजों और बंदरगाहों तक गोला बारूद और अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति हेतु ये महत्वपूर्ण है। LSAM-11। S4 क्या है? पनडुब्बी है, जलावतरण हो गया है अरिदमन नाम से। अरिदमन नाम से S4 पनडुब्बी का जलावतरण हो गया है। समर्थक क्या है? बहुउद्देशीय पोत है, हम आपको पहले बताया था, लार्सन ट्रूगो द्वारा निर्मित। कटपल्ली में इसका निर्माण, चेन्नई में कटपल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो समर्थक क्या है? बहुउद्देशीय पोत है, जैसा उत्कर्ष था। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपका सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।